हेलो 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 हेलो। हाँ, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा काम की घड़ी लगवा दी है यार। हाँ, इसी बोर्ड के दायरे में रहे ना। ठीक। इस आवाज से साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अभी तक हमने वैदिक काल की दो हेडिंग पढ़ी, एक इकॉनमी और एक पॉलिटी। पढ़ने का मतलब सीखना। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब सीखना। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम देखो बहुत सारे लोग पढ़ते हो और बहुत पढ़ते हो, लेकिन पढ़ाई का जो मूल उद्देश्य है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, वो तुम भूल गए कि पढ़ने का मतलब सीखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने पढ़ा ऋग्वैदिक इकोनॉमी, फिर तुमने पढ़ा लेटर वैदिक इकोनॉमी, अब इस इकोनॉमी से, ये जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, भरण पोषण इकोनॉमी, इस इकोनॉमी का परिणाम है जन यानी कबीला। यानी सबसिस्टेंस इकोनॉमी जहां होगी वहां स्टेट संभव नहीं है। यह सीखना हुआ। तुम पढ़ने का मतलब ही नहीं समझ पाए। तुम पढ़ने का मतलब समझे परसेंटेज, तुम पढ़ने का मतलब समझे नौकरी। नहीं, पढ़ना मतलब सीखना। अब एक बात तुम्हारे जेहन में हमेशा के लिए क्लियर हो गई कि जहां सबसिस्टेंस इकोनॉमी होगी वहां स्टेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्सेशन नहीं होगा, कर प्रणाली नहीं होगी। फिर 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, आयरन रेवोल्यूशन, और इस आयरन रेवोल्यूशन ने पैदा की बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। अब कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, प्राइमरी सेक्टर पैदा हुआ, सेकेंडरी सेक्टर पैदा हुआ, टैक्सेशन सिस्टम पैदा हुआ, तो अब क्या पैदा हो जाएगा? जनपद यानी राज्य। यहां कुरु कबीला, यहां कुरुक्षेत्र स्टेट। यह है पढ़ाई का मूल उद्देश्य। पढ़ना मतलब सीखना। तुम क्या करोगे? तुम इसको रट लोगे, तुम इसको रट लोगे, बस वहीं पे तुम मार खा रहे हो जीवन में। तुम जो होता है ना कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा कमी कहां है, इसीलिए तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, इसीलिए तुमको मजा नहीं आ रहा है। कैसे आएगा मजा? कैसे मजा आएगा बताओ, जब कुछ इनपुट ही नहीं हो रहा है, कुछ अंदर बदल ही नहीं रहा है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी में राज्य नहीं होगा क्योंकि वहां टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा।
तो भारत में राज्य कैसे पैदा हुआ? लौह क्रांति से। लौह क्रांति ने क्या किया? कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और इससे पैदा हुआ जनपद। यह है पढ़ने का मूल उद्देश्य। पढ़ना मतलब सीखना। जागो। ये जो 5 बजे की क्लास रखी है ना, ये सिर्फ नींद से जगाने के लिए नहीं है, ये तंद्रा से भी जगाने के लिए है। तंद्रा मतलब आंख तो खुली है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जो ब्लूटूथ का प्रोग्राम है ये सिर्फ नींद से उठाने के लिए नहीं है। तंद्रा, आंख खुली है, क्लास में बैठे हो, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है। आज हम पढ़ेंगे समाज, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, फिर वही बात सीखेंगे। वैदिक समाज, वैदिक समाज। फिर एक फॉर्मूला लिख लो। फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जनजातीय समाज से कॉम्प्लेक्स समाज की ओर, जटिल। सरल समाज से सरल, जनजातीय सरल, सरल समाज से जटिल समाज। जनजाति, आदिवासी, नेचर में रहने वाले लोग, दुनिया के श्रेष्ठतम लोग। इस शहर वालों को लगता है कि ये आदिवासी हमसे पिछड़े हैं, तुमसे हर मामले में आगे हैं। भावना उनके पास है, प्रेम उनके पास है, करुणा तो उनके पास है। तुम 2-4 फटी हुई नोट रख के अपने आप को अमीर समझते हो। पेड़ को संभालते हैं, पशु पक्षियों को संभालते हैं। जनजाति यानी श्रेष्ठतम लोग, जिनके पास श्रेष्ठतम धन है। तो सरल समाज से जटिल समाज की ओर। पहली हेडिंग डालिए, सरल समाज किसका? ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक सोसाइटी। और जटिल लेटर वैदिक, लेटर वैदिक सोसाइटी। ऋग्वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी। पहली हेडिंग डालिए, ऋग्वैदिक सोसाइटी यानी सरल समाज। लिख लो बगल में, ऋग्वैदिक समाज यानी सरल समाज। सरल, सरल समाज। नेचर पर आधारित समाज, सरल। पहला फीचर किनशिप। ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज अ किनशिप बेस्ड सोसाइटी। ऋग्वैदिक समाज रिश्तों पर आधारित समाज था। किनशिप यानी रिश्ता। आज जिस सोसाइटी में रहते हो वो सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं। जनजातीय जो समाज है, ट्राइबल, जैसे ट्राइब है कुरु, तो ये जो ट्राइब है कुरु, इसमें सब एक ही परिवार के लोग हैं। एक ही परिवार के लोग, अलग अलग लोग नहीं हैं, सब एक परिवार के लोग हैं। ये पहला फीचर था, किनशिप। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? कुल शब्द की सूचना परिवार के लिए नहीं है। आज हम परिवार के लिए किसकी, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? कुल। रघुकुल रीति सदा चली आई। आज परिवार के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कुल, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में जो परिवार के लिए शब्द इस्तेमाल होता था वो गृह। गृह। और कई सारे रिश्तों के लिए
एक ही टर्म था, जैसे आज नाना है, दादा है, मौसा है, फूफा है, उन सब के लिए एक टर्म, विभिन्न कई सारे रिश्तों के लिए, कई सारे रिश्तों के लिए एक टर्म, कौन सा? नृप्त। कई सारे रिश्तों के लिए एक टर्म, एक नृप्त। यह पहला फीचर। ऋग्वैदिक सोसाइटी किनशिप, रिश्ते पर आधारित समाज था। कुरु कबीला, कुरु परिवार के लोग, इसलिए कुल शब्द का इस्तेमाल परिवार के लिए नहीं हुआ है। परिवार के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? गृह शब्द का। और कई सारे रिश्तों के लिए एक ही टर्म है, निरुक्त। यह सबसे बड़ा फीचर, किनशिप बेस्ड सोसाइटी। दूसरा फीचर, वुमन had a respectable position. Women had a respectable position. महिलाओं को सम्मानजनक स्थान, लेकिन but finally under the dominance of male members of the society. महिलाओं को सम्मानजनक स्थान, परंतु अंततः पुरुष वर्ग का प्रभुत्व। अब दो बातें समझनी है। पहला, वुमेन हैड अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन। वुमेन हैड अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन, सम्मानजनक स्थान। क्यों? अब क्यों तो यहां भी बनता है ना, क्यों तो यहां भी बनता है कि रिश्ते पर आधारित समाज क्यों है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। जहां संघर्ष है वहां एकता जरूरी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। सबसिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, यानी युद्धरत समाज, वॉर रिडन, युद्धरत, वॉर रिडन, दोनों चीज को अंडरलाइन करो। ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण में, यानी और युद्धरत समाज, जहां भी संसाधन सीमित हैं वहां युद्ध होगा, और जहां युद्ध अनिवार्य है वहां एकता अनिवार्य है। इसलिए ट्राइबल जो समाज होता है वो रिश्तों पर आधारित समाज होता है, क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी की वजह से वॉर रिडन। अब यहां आते हैं, वुमेन को रिस्पेक्टेबल पोजीशन। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार की स्त्रियां हैं, एक ही परिवार, अपने परिवार की, एक ही परिवार की वुमेन है, प्लस इक्वल प्रतिभागी, बराबर की हिस्सेदार, प्लस इक्वल पार्टिसिपेंट। सब चाहते हैं मेरी बेटी आईएएस हो जाए, बहुत कम लोग चाहते हैं मेरी बहू आईएएस हो जाए। घरों में देखो, अपने घर में कौन डिस्क्रिमिनेशन करता है? अपवाद तो सभी जगह है, लेकिन अपने घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, अपवाद सभी जगह है। अपवाद की कमी है तो एक ही परिवार की स्त्रियां हैं,
और हर जगह उनकी भागीदारी है। राजनीति में भागीदारी है, युद्ध में भागीदारी है, सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी है। सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है, सबको काम करना पड़ेगा। तो जब सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है और सबको काम करना पड़ेगा और हर जगह हिस्सेदारी है, तो सम्मानजनक स्थान। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। बड़ा अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल असेंबलीज, राजनीतिक अधिकार। और सबसे बड़ा अधिकार, राइट टू चूज द ग्रूम, स्वयंवर, वर चुनने का अधिकार। यह अधिकार तो आज लड़कों को नहीं है, स्त्रियों की तो बात ही छोड़ दो। यह अधिकार आज पुरुषों को नहीं है। ट्राई करो, आज जाके अपने पिताजी से कहो कि पापा लड़की मिल गई है, सुंदर, सुशील, अपने जाति की और गृह कार्य में दक्ष। पापा तुरंत पूछेंगे कि क्या करते हैं उसके पापा? तुमने कहा रिक्शा चलाते हैं। बहुत मार मारेंगे तुमको, सब पढ़ाना लिखाना डांड हो गया तुमको, खत्म। और फिर एक हफ्ते बाद कहो कि नहीं पापा मैं तो मजाक कर रहा था, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन पापा लड़की शराब बहुत पीती है और 2-2 3-3 दिन तो घर ही नहीं आती पापा। अरे कहेंगे बेटा संस्कार, हमारे घर में आएगी अच्छे संस्कार में रहेगी और तुमको पूछने की क्या जरूरत है? 22 साल तुम्हारी उम्र है, शादी करके सिर्फ बताना चाहिए, तो तुम्हारा अधिकार है शादी करना। 18 के बाद स्टैंड बदल जाएगा। वर चुनने का अधिकार। और जिस दिन इस संसार में सारी स्त्रियां इतनी आजाद हो जाएंगी कि वो अपना वर खुद चुनेंगी, उस दिन इस दुनिया में ना तो जातिवाद रहेगा, ना सांप्रदायिकता रहेगी, ना क्षेत्रवाद रहेगा, क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं, मिलने आते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती। मैं कहता हूं भगवान शंकर की फोटो लगाओ भैया, उनको देखो, उनको फॉलो करो। जहर पीने की क्षमता रखो, सोने का महल बनवाने की क्षमता रखो। स्त्री यानी भगवान। मरे हुए को साथ नहीं रहती, मुर्दों के साथ, शक्ति के साथ रहती है। सब भगवान सिर्फ शक्ति के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ रहता ही नहीं। रावण भले ही राक्षस कुल का हो, लेकिन सर काटने की क्षमता है रावण में, तो भगवान शंकर उतर आए। हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्त्री उससे खुश रहे, वो भगवान शंकर को अपना आदर्श बना ले। हर व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे, वो भगवान शंकर को अपना आदर्श बना ले। जहर पीने की क्षमता पैदा कर ले, सोने का महल बनवाने की क्षमता पैदा कर ले, योगी हो जाए, ध्यानी हो जाए, असीम शक्ति पैदा कर ले। कि प्रेम कर लिया तो भस्मासुर को भी वरदान दे दिया, और नाराज हो गए तो तांडव, प्रलय, खत्म धरती। किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड कभी नाराज हो ही नहीं सकती, भाग ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। कभी भगवान शंकर की तरह अपनी पत्नी को ट्रीट करके देखो, आजादी दे दो। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी
ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। ये सब गलत बात है, स्त्रियां पैसे के पीछे भागती हैं, कोई नहीं भागता, कोई नहीं भागता। पैसे के पीछे सिर्फ पागल भागते हैं, स्त्रियां नहीं भागती। स्त्रियां सम्मान के पीछे भागती हैं, सम्मान। स्त्रियां स्वतंत्रता के पीछे भागती हैं, भरोसे के पीछे भागती हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 4 दिन फोन नहीं किया, 5वें दिन मिली, तुमने सिर्फ इतना पूछा और तुम्हारी तबीयत ठीक है, फोन ऑन अच्छा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुमने, उसने नहीं, ठीक ठीक कोई बात नहीं। वो परेशान हो जाएगी तुमको बताने के लिए कि वो 4 दिन क्यों नहीं फोन की। वो 4 दिन तुमसे मिलने करके तो देखो, पर तुम ही मरे हुए हो। अभी इंडिगो की फ्लाइट थी 6C147, दिल्ली से मैं पुणे जा रहा था, शायद 13 या 14 अगस्त की बात रही होगी। मेरा सेमिनार था इंदौर में 12 तारीख को, और 13 को था, और 14 को मैं पुणे निकला 6C147। और उसमें एक साहब ने इतना नाटक किया। मैं तो वैसे भी ये जो एविएशन इंडस्ट्री है और एविएशन मिनिस्ट्री है, उससे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब, हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में ये जो बेटियां बहनें काम करती हैं ना, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर होस्टेस जिनको हम कहते हैं, उनके साथ 2-3 बाउंसर भी रखो साहब। हिंदुस्तान में कम से कम 3 बाउंसर 300 किलो के। वो बेचारी लेडी एक भाई साहब से कहती थी, भाई साहब पैर अंदर का, पैर पूरा ऐसे फैला के लेटे हुए, सर बेल्ट बांध लो, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज। 10 बार तो उसने मेरे सामने कहा, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज पैर अंदर कर लो, सर ठीक से बैठ जाओ, सर चेयर ठीक कर लो। यार, जैसे हमारी बहन बेटियां बाहर काम कर रही हैं, ऐसे वो भी बहन बेटियां काम कर रही हैं। हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में तो बाउंसर होने चाहिए कि हाँ वे, वो बंद कर ले, ट्रे टेबल बंद कर ले, सीट सीधी कर ले वे, और उठा ले, ये विंडो उठा ले। नहीं उठा, मारा भड़ाक से 10-20 फुट जमीन के अंदर। जवान लड़ रहे हैं 30,000 फुट की ऊंचाई पर, वो तुम्हारी सेवा कर रही, तुम्हारे साथ तुम्हें हिम्मत बंधा रही, खड़ी होती हैं, तुम्हें इंफॉर्मेशन देती हैं। निवेदन है, सबसे सादर निवेदन है कि कृपया करके इनसे बदतमीजी ना करें। समझे? हवाई जहाज रनवे पे है, खड़े हो गए, हमारा बैग, अबे तुम्हारे बैग में सोना भरा है, हमारा बैग। हवाई जहाज रनवे पे है, वो बेचारे, सर प्लीज सिट डाउन, सर प्लीज सिट डाउन, सर टाई लगाएं, सर को समझ में नहीं आ रहा है, इसी टाई खोल के बांध के लटका दो सर को। सब सर सुनने के आदी हैं। कभी कभी मुझे जब अंग्रेजों को मैं सोचता हूं कि नाहक में हंटर नहीं मारते रहे होंगे, ऐसे ही मारते रहे होंगे, सुनते ही नहीं। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, बात किए जा रहे हैं, वो कह रही कि भैया स्विच ऑफ कर लो, कुछ एविएशन, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओगे। नेपाल क्रैश हुआ था तो वीडियो ही बना रहे थे सब। ऐसा ना करें। आप एक स्वतंत्र देश के सम्मानित नागरिक हैं, उस तरह से रहें, बिहेव करें। ये लेकिन अब ये सारा अधिकार तो स्त्रियों का था, शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार था, वर चुनने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियों को अंततः, लेकिन स्त्रियां, वुमन फाइनली were under the dominance of male member of the family. मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, वर चुनने का अधिकार, लेकिन अंततः वे परिवार के पुरुष सदस्यों के अधीन। क्यों? युद्धरत समाज,
वॉर रिडन, युद्धरत, युद्धरत समाज, वॉर रिडन, जिसमें सबसे बड़ा निशाना वुमन, सबसे बड़ा निशाना वुमन। इनको पकड़कर डोमेस्टिक स्लेव बनाया जाता था। इसलिए स्त्रियां अंततः परिवार के पुरुषों के अधीन रहती थी। तो पहला फीचर किनशिप बेस्ड सोसाइटी। दूसरा फीचर वुमेन हैव रिस्पेक्टेबल पोजीशन बट फाइनली अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तीसरा फीचर सोशल डिवीजन ऑन मटेरियल बेसिस। सोशल डिवीजन ऑन material basis, material, social division on material basis was absent. भौतिक आधार पर समाज का विभाजन नहीं हुआ था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं समाज का विभाजन नहीं हुआ था, मैं कह रहा हूं भौतिक आधार। भौतिक मतलब प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, वेल्थ। आज यूएस को देखो तुम, समाज का विभाजन है भौतिक आधार पे। एक तरफ तुमको मिलेंगे कैपिटलिस्ट और एक तरफ तुमको मिलेगा प्रोलिटरेट। देखो, भौतिक आधार पर समाज का विभाजन नहीं हुआ था, यानी वेल्थ के आधार पर समाज का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन विभाजन तो था, विभाजन था, डिवीजन था सोसाइटी में, भौतिक आधार पे नहीं था। सोशल डिवीजन ऑन मटेरियल बेसिस वाज एब्सेंट, बट social division on the basis of color and war was visible. सामाजिक विभाजन रंग के आधार पर और युद्ध के आधार पर दिखाई पड़ता है। सामाजिक विभाजन भौतिक आधार पर नहीं दिखाई पड़ता जैसे आज यूएस में है, लेकिन सामाजिक विभाजन किसके आधार पे? रंग के आधार पे, रंग के आधार पे, कलर, कलर के आधार पे सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ता है। श्याम वर्ण, ब्लैक पीपल, श्वेत वर्ण, फेयर पीपल। वर्ण इन ऋग वैदिक पीरियड मेंट कलर। ऋग वैदिक काल में वर्ण का मतलब था रंग, और दो तरह के लोग थे, एक श्याम वर्ण यानी काले लोग और एक श्वेत वर्ण यानी गोरे लोग। यह तो पहला विभाजन था। दूसरा विभाजन युद्ध के आधार पर विभाजन, वॉर। अब यह डायग्राम बनाना है और इसको कम से कम 10 मिनट तक देखना है क्लास खत्म होने के बाद। पढ़ना किस लिए है? सीखने के लिए। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के लिए। किससे? अपने आप से। जगाना है यार। तुम सब आर्यपुत्र, आर्य मतलब श्रेष्ठ। इस धरती पर जो भी रहता है, इस दुनिया में जो भी है, सब आर्य हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का अंश है। सबके अंदर परमात्मा का अंश है, सबके अंदर। इस धरती पर जो भी रहता है, सब
पहले संबोधन ही करते थे, हे आर्यपुत्र। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्यन मतलब शाहरुख खान का बेटा। जागो यार, इस दुनिया में सब अपने आप को बदलना चाहते हैं, सब। इस दुनिया में सब अपने आप को बदलना चाहते हैं, और बदलने का एक ही रास्ता है, साधना। और साधना में होता है दर्द। सब इसको नहीं चाहते, कहते हैं ये ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। इसलिए भारत ने एक शब्द निकाला, तपस्या। तपस्या यानी मेल्टिंग पॉइंट। हर आदमी का एक मेल्टिंग पॉइंट है, और जो इवापोरेटिंग पॉइंट पे आ गया, तुम क्या समझते हो? अध्यात्म फिजिक्स से अलग है। लाइट अध्यात्म में भी है, फिजिक्स में भी है। साउंड अध्यात्म में भी है, फिजिक्स में भी है। ग्रेविटेशन अध्यात्म में भी है, फिजिक्स में भी है। मोशन अध्यात्म में भी है, फिजिक्स में भी है। ये बहुत दुष्प्रचार किया गया कि साइंस अलग है, धर्म अलग है। साइंस धर्म का एक अंश है। अब ध्यान करोगे तो तुमसे बताएंगे महाराज जी की यहां पे रोशनी दिखाई पड़ेगी। बाल समय रवि भक्ष लियो, ये अंदर सूर्य। कबीर कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ तो हजारों सूर्य अंदर चमक उठे। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होने लगता है, तो वो अपने सूर्य को निगल लेता है। कुछ बड़े विद्वान इस देश में कहते हैं कि हनुमान जी तो सूरज निगल लेते थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, हर बच्चा अपने ज्ञान को भूल जाता है, अपनी रोशनी को भूल जाता है, अपने दीपक को भूल जाता है। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, शरीर के तल पर अंधेरा, इंद्रियों के तल पर अंधेरा, मन के तल पर अंधेरा। ताई सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू से जात न टारो। और जब इंद्रियां अंधेरे में है, शरीर अंधेरे में है, मन अंधेरे में है, तब उल्टा सीधा काम होगा। देवन आन करी बिनती, देवों ने आकर प्रार्थना की कि महाराज उथल पुथल मची हुई है, ये साइंस की किताब नहीं है, ये साइंस नहीं है। साइंस धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। धार्मिक बनो, अपनी अपनी धार्मिक किताबों को फॉलो करो। जिस धर्म के भी तुम हो, जिस धर्म के भी तुम हो, अपनी अपनी धार्मिक किताब को फॉलो करो। जिस धर्म के तुम हो, जिस भी धर्म के हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। तो बदलना सब चाहते हैं, बदलने का एक ही रास्ता है, साधना और या तपस्या, दोनों एक ही चीज है। तपस्या, अब तपस्या करोगे, साधना करोगे, पेन होगा। 3 बजे सुबह उठोगे, दर्द होगा। 50 डिप मारोगे, दर्द होगा। 10 किलोमीटर दौड़ोगे, दर्द होगा। कोई दर्द नहीं चाहता। और चूंकि 95% लोग दर्द नहीं चाहते, इसलिए उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा। डॉक्टर अंबेडकर, डायरिया, बुखार, उल्टी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पढ़ो, शारीरिक हालत खस्ता, लेकिन वो जाते हैं
इस देश के दबे कुचले लोगों का पक्ष रखने के लिए। दर्द, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, दर्द में भी कुछ बात है। आगे नहीं कहते वो, दर्द में यही बात है। वो सोने को चमकना सिखा देता है। दर्द से भागो मत, एकदम मत भागो, बदलो अपने आप को। अब जाग रहे हो, अब मेरे साथ उठ बैठ रहे हो, तो काहे टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? क्या जरूरत है टेंशन लेने की? बताओ। तो जिस दिन एंशिएंट, अब तुम्हारे दो सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, एंशिएंट और मॉडर्न। मैं दिल्ली में हूं, मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा लाइव, बाहर हूं, मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा रिकॉर्डेड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्ती से पढ़ो। कहीं कोई दिक्कत हो हमको बताओ। तो युद्ध, वॉर के आधार पर समाज का वर्गीकरण। अब तुम मेडिवल इंडिया देखो, मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया में एक तरफ तुर्क हैं, एक तरफ मुगल हैं और एक तरफ राजपूत हैं। और जब ये तुर्क और मुगल लड़ते हैं 1526, पहला पानीपत का युद्ध, दोनों मुसलमान, दोनों मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन एक दूसरे को गाली नहीं देते। क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान हैं और दोनों एक ही जगह से आए हैं। तो दोनों एक दूसरे को गाली नहीं देते। बाबर इब्राहिम लोदी को गाली नहीं देता। लेकिन जब वही बाबर राणा सांगा से लड़ता है 1527, तब वो राणा सांगा को कहता है काफिर। तब वो राणा के खिलाफ युद्ध को कहता है जिहाद। आज जो मुसलमानों का कष्ट है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया। महमूद गजनी, बाबर, जिस दिन मुसलमान मूल्यांकन करेगा उस दिन महमूद गजनी, औरंगजेब, बाबर, ये सब इस्लाम के दुश्मन घोषित किए जाएंगे। क्योंकि धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। अब गीता भी कहती है धर्म युद्ध। तो जो गीता को नहीं मानता उनको मार डाले। जिहाद इस्लाम का एक बड़ा प्यारा शब्द है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि जो कुरान को नहीं मानता उसको मार डालो। इनको पता ही नहीं। इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं, इस दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम में एक से एक नायक है। खलीफ उमर, खलीफ इब्राहिम, अल हारून, अल मामून, बीवी राबिया, हसन बसरी, एक से एक महानायक पढ़ोगे तो खुशी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि वो दोनों तो एक जगह के, एक धर्म के, ये इन दोनों से अलग है, स्थानीय आदमी है और इन दोनों से अलग है। एकदम वही कंडीशन यहां पर है। ऋग्वैदिक पीरियड, अब ऋग्वैदिक आर्य, दासास और दस्यु, अब जब ये दो आपस में लड़ते हैं तो गाली नहीं देते। गाली नहीं देते, लड़ाई तो होगी। इंटरेस्ट के लिए तो भाई भाई लड़ रहा है, बेटा बाप लड़ रहे हैं, मां बेटी लड़ रहा है। जब ये दोनों दासास, ईरान में दास टाइटल लेने का प्रावधान था, देवोदासा। और ऋग्वैदिक में काल में जो 10 बैटल युद्ध है उसका राजा, आर्य राजा कौन है? सुदास। तो ये दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो गाली नहीं देते।
लेकिन जहां इस तीसरे से लड़ाई हुई, जब ये दोनों इससे लड़ते हैं, इसको गाली देते हैं, कहते हैं ये काले लोग, चपटी नाक वाले, कर्कश आवाज वाले, और इन्हें मारा ही जाना चाहिए। दस्यु हत्या, पढ़ना एनसीईआरटी, दस्यु हत्या, इनको मारना ही चाहिए, दस्यु हत्या। और आज दस्यु का मतलब है डाकू, दस्यु सम्राट निर्भय गुर्जर। इसका मतलब यह है कि ये दोनों तो एक जगह से थे, एक ही वर्ग के लोग थे, ये स्थानीय लोग थे। तो ऋग वैदिक काल में जो समाज का विभाजन है वो भौतिक आधार पे नहीं है, लेकिन विभाजन है रंग के आधार पे और युद्ध के आधार पे। तीसरा फीचर। चौथा, यानी ये जितने लोग कहते हैं समाज में समानता लाओ, ये लाओ, भाईचारा लाओ, ये कभी नहीं होगी। अधिकार मिलेंगे सबको। आज पूंजीवाद है, विस्तारा एयरलाइन में चलो, इकोनॉमी वाले पीछे खड़े रहो, पहले बिजनेस क्लास, फिर एक प्रीमियम बिजनेस, फिर प्रीमियम इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी। विभाजन नहीं है वो जो तुम जिसको खड़े रखते हो कि अंतिम बार अंदर करना, उसमें कुछ लोगों को कष्ट नहीं होता। वो जब तुम स्टैंडर्ड क्लास के घुसते ही पानी देते हो, कुछ खाने को देते हो, तो दूसरा जो देख रहा है उसको बुरा नहीं लगता। विभाजन इस दुनिया में हमेशा रहेगा, हमेशा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक चीज का प्रयास करो बस, बाकी सब माया है। तुम किसी भी चीज का प्रयास कर रहे हो, किसी भी चीज का, बस पहला चीज, एक चीज का प्रयास करो, शक्ति किसी भी कीमत पर। सूरत बन जाओ, कोई तुम्हें पूजे, आंख दिखाए, आंख की रोशनी ही चली जाए। हमसे बहुत लोग बताते हैं फलाने टीचर घर आ रहे थे, फलाने टीचर घर आ रहे थे। मैंने कहा शेर दहाड़ेगा? बोले हां। हमने कहा तो कुत्ता भौंकेगा। और कुत्ता भौंकता इसीलिए कि क्यों भौंकता है कुत्ता? इसीलिए भौंकता है पता करने के लिए कि मेरी बिरादरी का है कि नहीं। तो कुत्तों की एक खास आदत होती है, एक भौंकेगा दूसरा तुरंत भौंकेगा। इसलिए अगर कोई तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है और तुमने पलट के भौंका तो उसको खुशी हो जाती है कि ये भी कुत्ता है। या तो दबोच के गर्दन मार डालो और या चले जाओ। शेर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुरंत कूद के गर्दन दबोच लो। एक वीडियो मैंने देखा था रील्स में, एक टाइगर लेटा हुआ है, कुत्ता देख आया, बगल से गुजरा, उसको देख के भौंक रहा है। टाइगर भी सोच रहा था कि अबे जाओ भैया, माना ही नहीं, भौंक ही रहा है। फिर उठा और कूद के गर्दन पकड़ ली उसने, ताक से तोड़ दी। या तो गर्दन तोड़ डालो और या चले जाओ। और मजेदार बात जानते हो, कुत्ता किसी भी ब्रीड का हो भौंकता ही है। चौथा फीचर, विवाह, मैरिज इंस्टीट्यूशन, विवाह संस्था। विवाह संस्था, पॉलीगैमी, बहुपत्नी विवाह आज तक चल रहा है। पॉलीएंड्री,
बड़े सारे जनजातीय समूहों में, आदिवासियों में आज तक है ये, एक पत्नी के कई पति, पंचाली, द्रौपदी प्रथा है, मान्यता है, अपने कारण है। लेकिन प्रिमिटिव फीचर, आदिम फीचर, आदिम, भाई बहन भाई को प्रपोज करती है, यमी और यम, यानी विवाह संस्था का जन्म हो चुका था और उसके विभिन्न रूप मौजूद थे। यह है ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज। पहला फीचर किनशिप आधारित, रिश्तों पर आधारित समाज। दूसरा फीचर वुमेन, सम्मानजनक स्थान। तीसरा फीचर सामाजिक विभाजन, रंग और युद्ध पर आधारित। और तीसरा विवाह संस्था, चौथा विवाह संस्था का जन्म, विवाह संस्था की मौजूदगी। 4 फीचर। 1000 BC, आयरन रेवोल्यूशन, चेंज इन इकोनॉमी, चेंज इन पॉलिटी, लौह क्रांति ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया, राजनीति को बदल दिया। और जैसे ही अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलेगी, समाज भी बदलेगा। कैसे?